स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल कि भाई सेल क्या होता है, आपका सेल कितने टाइप के होते हैं और सेल कैसे फॉर्मेशन होता है या सेल क्या काम कर सकता है। दूसरी बात कि ईएमएफ क्या होता है आपको, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीसरी बात टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और चौथा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इन चारों चीज़ों में से जो ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों जो टर्म हैं वो सेल से ही रिलेटेड है। तो अभी हम इस वीडियो में इन चारों टर्म्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले कि भाई सेल क्या होता है एक्चुअली ना। तो बेटा जो सेल होता है एक्चुअली, सेल क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिलके बैटरी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूलों में या एक्सपेरिमेंट पर करने में जो बैटरी यूज होती है, जिसकी वैल्यू कभी 6 वोल्ट होती है तो 12 वोल्ट होती है, तो वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। अब सेल जो होता है वो क्या करता है, एक सोर्स होता है जो कि करंट प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये होता है आपका सोर्स ऑफ करंट, कि जिसकी जिम्मेदारी होती है करंट को पैदा करना। ठीक है। अब सेल के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट्स, या इनको हम 3 कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। कि जो सेल के कंपोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है सेल में, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा आपका कैथोड और एक होता है आपका एनोड। तो अभी पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है, एक कंपाउंड होता है ये, जिसमें आपके जो आपका सेल किसी भी कम कंटेनर में भरा होता है। ये लिक्विड होता है जिसकी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी को ही हम यूज़ करते हैं। अभी इस टर्म का ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे ईएमएफ में ना। ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपसे CuSO4 या H2SO4, इस तरह से, मतलब ये आपके क्या है, कंपाउंड है, CuSO4 या फिर H2SO4 है। ठीक है। तो इन दोनों की एनर्जी आप कोई भी ले सकते हैं एक, तो इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो की पॉइंट्स हैं वो मैं लिखते जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक कंपाउंड होता है जिसकी एनर्जी को हम सेल में यूज़ करते हैं, जो करंट बनाने के काम आता है, जिसकी वजह से ही, इस एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एनोड टू कैथोड। ठीक है। अगली बात पे आते हैं, कैथोड क्या होता है। कैथोड आपको पता ही है कि जहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है उसे बोलते हैं हम कैथोड प्लेट को, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को ना। अभी देखो क्या होता है, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर है। आपने क्या काम किया, इसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। सेल का फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि सेल में करंट कैसे चलता है और सेल कैसे फॉर्म होती है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करो कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पे, वो क्या है, वो मान लेते हैं H2SO4 है। इस लिक्विड के अंदर क्या है कि आपके H आयंस भी है और SO4 वाले भी हैं, दोनों इसमें मिक्सअप हो रखे हैं। कुछ H वाले हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 2H+, या आपके कुछ SO- वाले हैं। ठीक है, वो इसके अंदर भरे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहली बात तो ये कि भाई जब आपका H2SO4 बना, सो हाइड्रोजन को SO4 के साथ मिलके बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी वेस्ट होती है, जितनी एनर्जी लगती है, वो एक इनफ एनर्जी होती है किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्या होती है, ये सूटेबल एनर्जी है जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, एज़ कंपेयर टू ZnSO4 के। जब आपका ZnSO4, Zn से जो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब आपका Zn बनेगा, Zn को SO4 के साथ मिलके कंपाउंड बनाने में लेस एनर्जी लगती है एज़ कंपेयर टू H2SO4 के, क्योंकि जो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली निकल जाता है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन की। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि जो आपके पास आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है H2SO4 वाला, हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक Zn की प्लेट डाल देते हैं। ये मान लेते हैं किसकी प्लेट है, Zn की ये प्लेट है, हमने इसके अंदर पुटअप कर दिया।
तो हुआ क्या कि जैसे आपने Zn की प्लेट डाली, आप इसे इस तरह समझिए, ये आपका Zn है, यहाँ पे क्या है आपका 2 हाइड्रोजन के है आपके, और ये आपका SO4 है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है लिक्विड। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई जो Zn है वो SO4 के साथ मिलकर ZnSO4 बना देगा। कैसे बनाएगा? अभी Zn तो आपका फुल है, जब तक कि Zn से इलेक्ट्रॉन ना निकले बाहर, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे और तभी ये SO4 माइनस से कनेक्ट हो सकता है। कैसे? जैसे आपका ये Zn है तो अभी ये SO4 माइनस के साथ नहीं जुड़ेगा, तो क्या होगा, Zn आपका टूटेगा पहले तो किसमें, आयंस की फॉर्म में, Zn प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब जो ये Zn निकला है ये SO4 के साथ ऐड अप हो जाएगा, Zn प्लस प्लस अब ये आपका SO4 के साथ जुड़ के क्या बना देगा, आपका एक कंपाउंड बना देगा ZnSO4। सो जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में Zn की प्लेट डालते हैं अब, तो क्या होता है कि कुछ एनर्जी निकलती है यहाँ से ना। सो हमें क्या होता है, सम एनर्जी हमें मिल जाती है। क्यों मिल जाती है भाई ये एनर्जी हमें? क्योंकि जो आपका H2SO4 है उसके बनने में सपोज दैट कि हमें 100 जूल एनर्जी आपकी लगी थी जब आपका H2SO4 बना, जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आपका Zn डालते हैं आप, तो ZnSO4 के बनने में कम एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू H2SO4 के। सपोज दैट यहाँ पे 70 जूल एनर्जी इसकी Zn के साथ जुड़ने में काम आ गई है, तो बची कितनी, 30 जूल बची। सो ये 30 जूल एनर्जी ही क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट पे चढ़ा देती है। सो हुआ क्या कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यहाँ निकले हैं और यहाँ पे क्या है आपका 2H प्लस बचा हुआ है। ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। क्या बन जाता है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस। अब होता क्या है कि जो आपका SO4 के जो आपके आयंस थे वो क्या करते हैं, पूरे कंपाउंड में से इस तरफ खींचना शुरू कर देते हैं Zn की प्लेट की तरफ, और इस Zn की प्लेट पे साथ में क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जो पॉजिटिव चार्जेस है, जो आपका यहाँ पॉजिटिव है हाइड्रोजन्स, वो सब क्या करते हैं, यहाँ से दूर भागने लग जाते हैं, इस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अब होगा क्या, इस प्लेट पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, अब लेकिन यार ये इलेक्ट्रॉन्स जो है खुद तो ट्रैवल करेंगे नहीं। अब कैसे ट्रैवल करेंगे, यदि हम सर्किट को पूरा कर दे तो जैसे हम सर्किट पूरा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बन जाएगा। सपोज़ करो हमने यहाँ पे एक प्लेट और ले ली, ये आपकी कैथोड है, इस पे सारे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास ना। जो आपका पॉजिटिव वाला था वो हाइड्रोजन गैस थी, वो यहाँ से गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब जैसे यदि मैं इस सर्किट को पूरा कर देता हूँ, ये मैंने सर्किट जोड़ दिया पूरा इधर वाली प्लेट से भी। जैसे मैंने सर्किट को जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रास्ता मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे, आके इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इस कैथोड प्लेट के पास। जैसे ही यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि अंदर से भी कुछ ना कुछ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला इधर आ रहा है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस प्लेट के थ्रू नीचे से लिक्विड में से होते हुए वापस यहाँ सर्किट अपना पूरा कर लेते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो आपका इस तरफ हो रहा है ऐसे ऐसे ना, और एक पूरा साइकिल पूरा कर लेते हैं ऐसे ऐसे। अभी क्या होता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे चढ़ रहे हैं वो किस एनर्जी से चढ़ रहे हैं, जो आपकी ये बची हुई एनर्जी थी 30 जूल, इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर जा रहे हैं। आपका सर्किट पूरा हो गया है। सर्किट पूरा होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव हुए, इसका मतलब ये क्या बन गई, ये आपका एनोड हो गई और ये वाला आपका कैथोड है ही। ठीक है, अगली बात कि जो करंट की डायरेक्शन होगी, आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस तरफ, इसका मतलब जो यहाँ पे करंट चलेगा वो चलेगा इस तरफ। सो आउटर द सेल, ये आपका सेल का अंदर वाला हिस्सा है, ये आपका बाहर वाला हिस्सा है, जो केवल आपको इलेक्ट्रोड दिखते हैं। जो आपने बैटरी देखी होगी उसमें केवल 2 ही पॉइंट होते हैं ऐसे डार्क वाले मोटे मोटे से, ये आपके ऐसे हिस्से निकले होते हैं बाहर, बस अंदर क्या होता है वो आपको पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को चढ़ाने के लिए प्लेट के ऊपर। ओके, दूसरी बात कि भाई जो आपके करंट चल रही है बाहर, तो करंट चलती है आपकी इधर से इधर,
सो ये आपकी क्या है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। तो बाहर करंट चल रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। लेकिन यदि आप सर्किट के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे है, इस तरफ है, तो करंट कैसे होगी, इधर होगी। तो आपकी करंट कैसे चल रही है, बाहर चल रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन अंदर चल रही है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, वो चल रही है इस तरफ आपके ना। सो इस बात को आप नोट करेंगे कि भाई जो आपका आउटसाइड द सेल होता है, आउटसाइड सेल जो करंट चलती है वो चलती है आपकी कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इनसाइड द सेल करंट चलती है कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये तो था आपका थोड़ा सा सेल के बारे में कि भाई सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ करंट है सेल, जिसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कैथोड, तीसरा एनोड। इलेक्ट्रोलाइट ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो क्या होता है, कंपाउंड होता है जो कि 2 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को पंपिंग अप करने के लिए। ओके, ये था थोड़ा सा सेल के बारे में। जो सेल के अंदर करंट चलती है वो चलती है आपकी पॉजिटिव, अंदर चलती है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन बाहर चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे कि भाई आपका ईएमएफ क्या होता है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मतलब कि एक तरह से एक ये फोर्स है। जब शुरुआत में इसकी स्टडी की गई तो माना गया कि ये क्या है, एक फोर्स है जो क्या काम करता है कि जो आपकी सेल थी, जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था और ये आपके टर्मिनल्स थे नेगेटिव, ये आपका था पॉजिटिव ना। इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, इसका मतलब नीचे से कुछ धक्का मिल रहा है, जिसकी वजह से नीचे से कोई फोर्स पड़ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पूरे एक सर्किट पूरा करने में मदद कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्लेट के ऊपर चढ़ा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ये चीज़ गलत पाई गई कि यार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक्चुअली फोर्स नहीं है, वो क्या है, वो वही एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपका ऊपर जाता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर करने में जितनी एनर्जी लग रही है, उसी एनर्जी को बोलते हैं ईएमएफ। जो आपकी यहाँ 30 जूल बची हुई एनर्जी थी, क्योंकि आपकी H2SO4 के बनने में एनर्जी लगी थी आपकी 100 जूल, लेकिन जब आपका ZnSO4 बना, सो इस चीज़ को बनने में Zn के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा इजीली निकल गए। तो क्या देखा गया कि भाई यहाँ पे केवल 70 जूल एनर्जी में काम हो गया। सो जो इलेक्ट्रोलाइट की 30 जूल एनर्जी बची, वही क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पंपिंग करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ चढ़ाती है। सो ईएमएफ क्या है, एक्चुअली ये क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, वही एनर्जी जो इलेक्ट्रोलाइट की है। ठीक है, तो ईएमएफ कन्फ्यूजन मत होना कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है तो इसलिए ये फोर्स है, एक्चुअली ये क्या है, ये एनर्जी है। सो इसे आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम, एनर्जी आप जानते हैं, एनर्जी मतलब वर्क डन। सो किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को यहाँ से एक पूरा सर्किट पूरा करने में जितना वर्क करना पड़ रहा है, उसे हम बोल सकते हैं कि वो आपका क्या है, ईएमएफ है। सो आप मुझे इस तरह से नोट डाउन करेंगे, क्या होता है ईएमएफ, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसको, एक यूनिट चार्ज को, ऑन यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज पे इतना वर्क करना पड़ रहा है, क्या करने के लिए, टू रोटेट इन कंप्लीट साइकिल, टू रोटेट 1 कंप्लीट साइकिल। किसमें, इस पूरे सर्किट के दौरान, इन सर्किट। सो ये होता है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या है, एक्चुअली वर्क डन है, मतलब एनर्जी है आपकी। सो आप इसे वर्ड्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, यदि मैथमेटिकली लिखा जाए तो ईएमएफ का सिंबल होता है ऐसे ई टाइप का, ई नहीं बना होता है, ये इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज को घुमाने में जितना काम करना पड़ा आपको, तो वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, आपका ईएमएफ होता है।
तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भाई, वर्क की यूनिट जूल होती है, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम मतलब वोल्ट आपका। इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ भी क्या है, पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल यूनिट किसकी थी, वोल्ट की। सो ये भी आपका क्या है, पोटेंशियल ही है। ठीक है। सो बेटा ईएमएफ क्या होता है, ये केवल एनर्जी को शो करता है, किसको, फोर्स को नहीं, नोट द फोर्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सो ईएमएफ क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितना काम करना पड़ा, उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो उसका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अभी बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल के ऊपर कि भाई आपका टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। इस वीडियो में हम केवल ये टर्मिनोलॉजी ही देखेंगे कि भाई ये टर्म्स क्या क्या शो करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई जो पोटेंशियल और ईएमएफ है दोनों में क्या रिलेशन होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाउंड आउट करते हैं, या उसका रिलेशन क्या होता है, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं, और सेल के एक दो क्वेश्चन। जो उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सेल के सभी क्वेश्चंस होंगे जो कि बोर्ड्स में आए होंगे या कंपटीशन के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी चलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल के ऊपर। देखो आपको नाम से लग रहा है कि टर्मिनल मतलब कि दो टर्मिनल्स के बीच का, कि भाई किसी भी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने में जितना वर्क करना पड़ता है तो वो स्टोर हो जाता है टर्मिनल पोटेंशियल के रूप में। सो इसे आप लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर, किसके लिए, कैरिंग ए यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज को वर्क डन करने के लिए कहाँ से कहाँ, एक टर्मिनल से दूसरे पर, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। जो मैंने ये बाहर लगा रखा है रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये केवल एक वायर है जो क्या हो रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को जोड़ने के लिए काम आ रही है। ठीक है। सो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल क्या होता है, एक सिंपल टर्म पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का। जैसे मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे नाम दे दूँ, ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है। सो इस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल है। लेकिन एक टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, मतलब इस रेजिस्टेंस के दोनों हिस्सों का, कि यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल कितना है। सो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब किन्हीं भी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को बोलते हैं हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। सो अभी चलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो इंटरनल मतलब अंदरूनी, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट, जो करंट को रेजिस्ट करे। सो देखो आप ढंग से ऑब्जर्व करो कि जो आपकी सेल थी, सेल के अंदर क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था। अब होता क्या था कि ये आपका एक टर्मिनल था, ये आपका दूसरा टर्मिनल है। दोनों टर्मिनल को आपने ऊपर तो एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया एक वायर लगा के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ एक, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट फ्लो कर जाती है। सो ये क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, जो कि क्या होता है, जो ऑफर्ड होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल के बराबर होती है, इसलिए करंट को नहीं रोक पाता है, करंट बड़ी इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है अपना। यहाँ इसका खुद का, जैसे सपोज करो जो आपने बाहर आउटर मोस्ट रेजिस्टेंस लगाया है, इसकी वैल्यू यदि 1 ओम है, तो जो अंदर वाला रेजिस्टेंस है जिसको हम सिंबल देते हैं स्मॉल r, ये किसका रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है, उसकी वैल्यू होती है 0.01 ओम। इस तरह से आप ले सकते हैं। मतलब
आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके कंपेयर में इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल के बराबर ही होती है। और जो इसके फैक्टर होते हैं कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये सेम जो आपका आर का फॉर्मूला होता है उसी की क्वालिटी को फॉलो करता है। जैसे आपका रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, या नेचर पे डिपेंड करता है किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसका पहली चीज़ ये एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार 2 मार्क्स में बोर्ड में, कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ तो बेटा किस पे, नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी चीज़ आपका कि भाई लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज़ आपकी एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो ये थे हमारे आज के 4 टर्म्स कि भाई सेल क्या है, कैसे काम करता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।